Good evening, everyone. Let me just check whether I am live or not. Yes, good evening, everyone. Good evening. Yes, मैं लाइव आ चुका हूँ. आप सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे प्रॉपरली, देख पा रहे हैं. Yes, my dear students. I welcome you all in today's session. फटाफट से सारे बच्चे आ जाएं जरा. फिर हम अपने पास आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बेटा. हेलो अभिषेक बेटा, हेलो. पुनंजय बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू एवरीवन, ऑल दोज हु आर ज्वाइनिंग. फटाफट से अपने पास बच्चे जरा आ जाए, फिर हम अपने पास आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बच्चे बिल्कुल बढ़िया है, तंदुरुस्त है, उनकी तैयारी अच्छे से चल रही है. और यहाँ पर हम अपने सेशन में बेटा अमेलगमेशन का अपने पास चैप्टर कर रहे हैं, जिसका आज तीसरा लेक्चर है. और मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली अभी सारी बातें आपको बता रहा हूँ. आज हम अपने पास कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखकर मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करना सिखाऊंगा. मैंने पहले लेक्चर के अंदर भी कुछ क्वेश्चन आपको दिखाए थे, कराए थे. तो हम अपने पास वही चीजें अपने पास करेंगे आज फिर से. मैं बहुत बढ़िया हूँ. गुड इवनिंग बेटा, मैं बहुत बढ़िया हूँ. उम्मीद करता हूँ आप सभी भी बहुत बढ़िया है. तो सबको मेरी तरफ से बेटा नमस्कार, सबको मेरी तरफ से प्रणाम. आज के सेशन में बेटा सबका स्वागत है, सबका स्वागत है. मैं स्वागत करता हूँ आज के सेशन में सभी प्यारे बच्चों का. हाँ जी. तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुड इवनिंग छाया बेटा, छाया इशिता, गुड इवनिंग. हाँ जी, गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक बार के लिए सारे बच्चे जरा जुड़ रहे हैं हमारे साथ. तो हम अपने पास कल के सेशन में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी. आज हम अपने पास उसी में कंटिन्यूएशन करेंगे. हम अपने पास पहले रिवाइज करेंगे जो अब तक किया है, फिर मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगा. हम इसी तरह करते रहेंगे अपने पास. चलो, तो पहले से थोड़ी सी बेटा ज्योति बेटा, वेरी गुड इवनिंग. जो बच्चे पहली बार मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक बार के लिए मैं जरा जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दूं, तो उसके बाद हम अपने पास आज के सेशन की शुरुआत करेंगे. सो मैं हूं सीए नितिन गोयल, आप लोगों का दोस्त और होस्ट. आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं बेटा, नमस्कार. एंड मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूं फॉर सीए इंटर अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स बोथ. एंड मुझे 10 साल से ज्यादा बेटा सीए बने हुए हो चुके हैं और 7 साल से ज्यादा मुझे पढ़ाते हुए हो चुके हैं स्टूडेंट्स को. नाउ, अगर आप बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप बेटा ज्वाइन नहीं किया अनअकैडमी का, तो वो सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 आप कर सकते हैं, जहां पे सारे जो भी. यस बेटा, यस, आई एम बैक अगेन. देयर वाज सम इशू जिसकी वजह से सेशन बीच में रुक गया था. आई एम रियली अपोलोजाइज फॉर द सेम. हाँ जी. सो मैं फिर से वापस आ चुका हूँ, मैं फिर से वापस आ चुका हूँ. आई रियली अपोलोजाइज, आई रियली अपोलोजाइज. तो आप बच्चे फिर से ज्वाइन कर ले जरा, मुझे फटाफट से ज्वाइन कर ले बेटा. हाँ जी, आ जाए एक बार के लिए सारे बच्चे आ जाएं जरा. हाँ जी. वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम. हाँ जी. रियली रियली अपोलोजाइज, देयर वाज सम एकदम से टेक्निकल ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से बेटा एकदम से जो है रुक गया था स्ट्रीमिंग. सो अभी आई एम बैक अगेन, आई एम अगेन बैक. हाँ जी बेटा. सो मैं आप लोगों को बेटा ये चीज के बारे में बता रहा था कि आप बच्चों ने अभी तक अगर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप बेटा कर सकते हैं. अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का है. देन बेटा दो प्रकार की सब्सक्रिप्शन रहती है अनअकैडमी पे, एक प्लस और इकोनिक. प्लस के अंदर लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है. और यहाँ पे जो बच्चों को नोट्स मिलते बेटा, वो पीडीएफ फॉर्म में बेटा मिलते. सो आप अपने पास जो है, अगर इस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो इसमें नोट्स पीडीएफ फॉर्म में रहते हैं. और आइकॉनिक के अंदर पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और स्टडी मटेरियल रहते हैं. यहाँ पे प्रिंटेड नोट्स बेटा मिलते हैं और साथ के साथ टेस्ट भी होते हैं लास्ट में, जो टीचर्स आप लोगों को चेक करके बेटा देते हैं. ठीक है. देन बैचेस आर गोइंग ऑन, अंडरवे है काफी सारे फैकल्टीज के, तो आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं. मेरे ही बैचेस बेटा चल रहे हैं. हाँ जी बेटा, अभी तो मैं आ चुका हूँ, बिल्कुल अभी तो मैं आ चुका हूँ बेटा. सो आपके पास अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी स्ट्रीमिंग में. बेटा अगर आप अपने पास सब्सक्रिप्शन के लिए लेते हैं, तो वहां पे डिपेंडिंग ऑन आपका अटेम्प्ट कब का, आप उसके साथ में ले सकते हैं. और वहां पे मेरा कोड जो है बेटा सीए नितिन का, अगर आप अप्लाई करते हैं तो दो बेनिफिट्स आपको रहते हैं. वन इज 10% डिस्काउंट, और दूसरा आप लोगों को 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन में 2 मंथ्स एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगी.
24 मंथ्स में 3 रहते हैं, वो ऑब्वियसली किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम फाउंडेशन स्टूडेंट्स। पर इंटरमीडिएट वाले अगर अगले साल अटेम्प्ट है तो वो 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन। देन देयर इज अ कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन एवरी संडे, जो कि इस संडे होगा बेटा। इंटरमीडिएट का बच्चों का 40 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आते हैं, स्कॉलरशिप वर्थ 1 करोड़ रहती है। जीतोगे नहीं पर सीखोगे तो जरूर, जो कि मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं बेटा। तो आइए अपने आप को आजमाइए और अपने पास चेक करिए कितना आपके पास आता है आपको। देन कॉम्बो ऑफर्स का मैंने आपको बता दिया, 12 के साथ 2 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन, और आप बच्चे सारे मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर बेटा गिवन है। अब हम बेटा अपने पास जो है, अब हम अपने पास शुरू करते हैं बेटा आज के सेशन को। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हम बेटा अपने पास चैप्टर कर रहे थे अमेलगमेशन का। तो गुड इवनिंग वैभव बेटा। हाँ जी बेटा। तो क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं आज के सेशन के लिए? क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं पढ़ने के लिए? यस सर, हम बिल्कुल तैयार हैं पढ़ने के लिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अभी ऑल आर रेडी। तो हम बेटा अपने पास जो चैप्टर कर रहे हैं, मैं आप लोगों को करा रहा हूं बेटा अमेलगमेशन का। अमेलगमेशन का चैप्टर में हमने अब तक जो बात सीखी है बेटा, वो मैंने आप लोगों को बेटा टाइप्स के बारे में बताया था जो फर्स्ट लेक्चर में है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाई थी वो क्या है, आपकी परचेज कंसिडरेशन। और परचेज कंसिडरेशन आपके पास कैसे निकलनी है, 2 मेथड है बेटा, या नेट पेमेंट या नेट एसेट। अगर नेट पेमेंट बता दिया क्या क्या सामान शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है तो वो लगा देंगे। अगर नेट पेमेंट नहीं लग सकता तो नेट एसेट बेटा लगेगा। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज आप कर देंगे, जिससे आपकी परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी। टेकन ओवर वैल्यूज पे लेना, अगर टेकन ओवर वैल्यूज गिवन नहीं है तो आप बुक वैल्यू ले लेते हैं। फिर कल मैंने अपने पास जो सिखाना शुरू किया था वो बात की थी टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन। और यहाँ पे क्या कहा था, अगर परचेजिंग कंपनी के बेस पे बेटा किताबों में अकाउंटिंग सीखनी है तो आपके पास क्या सीखना होगा, पहले ये जानना होगा कि नेचर ऑफ मर्जर है कि नेचर ऑफ परचेज है। नेचर ऑफ मर्जर के लिए कितनी कंडीशन थी बेटा? सर नेचर ऑफ मर्जर के लिए 5 कंडीशन है, और पांचों की पांचों अगर आपके पास फुलफिल होगी, पांचों की पांचों, तो ही आपके पास वो मर्जर कहलाया जाएगा। और वो क्या 5 कंडीशन है बेटा? सारे के सारे एसेट लायबिलिटीज आ रहे हैं, सारे सेम वैल्यू पे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है ना, सारे के सारे एसेट लायबिलिटीज आ रहे हैं, सारे सेम वैल्यू पे आ रहे हैं, बुक वैल्यू पे। परचेज कंसिडरेशन के बदले सिर्फ क्या दी जा रही है, इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन्हें सिर्फ क्या दे रहे हैं हम, इक्विटी शेयर्स ही बेटा दे रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स ही दे रहे हैं। सेम बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है, और 90% कम से कम पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स नई कंपनी में भी शेयर होल्डर्स बन रहे हैं। आपको क्वेश्चंस के लिए ये 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, अगर मर्जर की चीज को आपको चेक करना पड़ता है, आपको मर्जर की चीज का चेक करना पड़ता है, तो आपके पास ये चीज को आपको देखना है बेटा, ठीक है। क्लासेस की टाइमिंग क्या बेटा, 7:30 टू 8:30 PM हम अपने पास मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर अमेलगमेशन का टॉपिक करा रहा हूँ आपको इस चैनल पे। नेचर ऑफ परचेज बेटा आपके पास जो है, नेचर ऑफ परचेज कब बनेगा, अगर मर्जर नहीं है, सिंपली, यानी कि अगर कोई भी कंडीशन पांचों में से वायलेट होगी तो वो नेचर ऑफ परचेज है। और इससे फर्क क्या पड़ता है बेटा, अकाउंटिंग में फर्क पड़ता है, जो मैंने सिखाना शुरू किया था। तो हमने बुक सीखनी शुरू की थी, हमने 4-5 एंट्री सीख ली थी, बाकी उन्हें एक बार फटाफट रिवाइज करा के, हमने कल डिटेल में बहुत बात की थी इन एंट्रीज को लेके। फिर हम अगली एंट्रीज को सीखेंगे और फिर क्वेश्चन पे भी चलेंगे माय डियर। तो सबसे पहले एक्विजिशन की एंट्री क्या होती है बेटा, ये कैंसल आउट हो जाने आगे जाके अकाउंट। बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, ये किससे आएगी, परचेज कंसिडरेशन से। और परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलती है, या नेट पेमेंट से या नेट एसेट से। फिर बेटा एसेट लायबिलिटीज उठ के आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है बेटा। और यहां पर आपके पास क्या चीज का ध्यान रखना है, आपको यह जानना जरूरी है कि नेचर ऑफ परचेज है कि नेचर ऑफ मर्जर है। अगर नेचर ऑफ परचेज है बेटा तो एसेट लायबिलिटीज आपके पास आ रहे होंगे टेकन ओवर वैल्यू पे, या अगर टेकन ओवर वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू पे, ठीक है। टू बिजनेस परचेज, परचेज कंसिडरेशन से। और एंट्री में डिफरेंस आएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या गुडविल कैपिटल रिजर्व हर मेथड में आएगा, परचेज कंसिडरेशन जिस मर्जी से निकली हो, नहीं। गुडविल कैपिटल रिजर्व तभी आता है अगर परचेज कंसिडरेशन बेटा नेट पेमेंट से निकली होगी, क्योंकि कंसिडरेशन किसी और तरीके से आएगी, एसेट लायबिलिटीज की नेट वैल्यू कुछ और है, तो ज्यादा या कम दिया गुडविल कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर परचेज कंसिडरेशन खुद ही नेट एसेट मेथड से निकली है फिर डिफरेंस नहीं आ रहा होता। और दूसरी बहुत अहम चीज, क्या यहाँ पे रिजर्व उठ के आते हैं पुरानी कंपनी के, द आंसर इज नो। रिजर्व बेटा उठ के नहीं आते, रिजर्व बेटा उठ के नहीं आते हैं आपके पास। बेटा स्पेशल क्लास वगैरह के लिए बाद में बेटा बताऊंगा। बेटा अगर क्वेश्चन आपके पास नेट पेमेंट पहली प्रायोरिटी होती है, अगर नेट पेमेंट नहीं लग सकता तो नेट एसेट लगता है, बात को हमेशा ध्यान रखना।
मैंने पहले लेक्चर में बोला था, कल भी बोला था। नेचर ऑफ मर्जर, नेचर ऑफ मर्जर में बेटा आपके पास सारे एसेट्स आते हैं बुक वैल्यू पे, सारी लायबिलिटीज आती है बुक वैल्यू पे, टू बिजनेस परचेज, टू रिजर्व्स भी आते हैं सारे बुक वैल्यू पे, और एंट्री की एडजस्टमेंट भी उसी में करनी है। और मैंने इसको लेके बहुत केसेस कराए थे आपको, रिजर्व्स भी आ रहे हैं। क्या यहाँ पे रिजर्व सारे आते हैं? यस। रेवेन्यू रिजर्व्स भी आते हैं, सारे आते हैं बेटा, उसमें कोई डाउट नहीं है। कैपिटल रिजर्व भी आ रहे हैं, और एक और वर्ड था स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब जो एडजस्टमेंट करनी है वो किस में करनी है? सबसे पहले सर रेवेन्यू रिजर्व में, फिर कैपिटल रिजर्व में। इसको चेंज नहीं करना, या एज इट इज रहेगा। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप रेवेन्यू रिजर्व को डेबिट कर देंगे, अलग अलग केसेस से सिखाया था। स्टैट्यूटरी रिजर्व लीगल रिक्वायरमेंट है, उसको चेंज नहीं करेंगे, ये आपके पास ट्रांसफर होके आएगा, ये रिक्वायरमेंट है लीगल। तो ये मर्जर में तो आ गया, परचेज में रिजर्व्स नहीं आए, पर क्या परचेज में स्टैट्यूटरी रिजर्व आएगा? यस। तो उसको लेके एक एंट्री सिखाई थी, कौन सी एंट्री थी बेटा? एंट्री थी ये आखिरी एंट्री जो है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स वेंडर कंपनी के सिर्फ परचेज मेथड में अलग से एंट्री डालते हैं। अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। इस एंट्री के डालने से आपके पास जो रिजर्व्स है स्टैट्यूटरी वाले, वो परचेज मेथड में भी आ जाते हैं। और इन दोनों को रिजर्व सरप्लस में दिखा दो ऐड और माइनस करके, ये सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए, दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, फॉरेन प्रोजेक्ट, शिपिंग रिजर्व, ऐसे कुछ रिजर्व्स हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, आप जो पहली बार सुन रहे हैं, वही कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ठीक है। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा? फिर मैंने आपको सिखाया था जो पेमेंट करते हैं वेंडर कंपनी को, जो पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री क्या आएगी? लिक्विडेटर को डेबिट किया, टू इक्विटी शेयर, टू प्रेफरेंस शेयर, टू डिवेंचर्स, या प्रीमियम पे दिए या डिस्काउंट पे दिए। शेयर तो नहीं दे सकते, मैंने कल भी कटवा दिया था। डिवेंचर्स ही दे सकते हैं, टू बैंक। और ये क्या है, किसको दिया जा रहा है? इक्विटी वालों को या प्रेफरेंस वालों को। तो जो भी समान शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है वो सब आ रहा होगा, वो सब आ रहा होगा आपके पास जो आ रहा है। ठीक है ना? तो वो कंसिडरेशन उनको पे कर दिया आपने, या शेयर्स देके, या डिवेंचर्स देके, या कैश में पेमेंट देके, वो सारी चीजें आ जाती है। ठीक है। फिर जो डिबेंचर्स होते हैं बेटा, जो डिबेंचर्स होते हैं उनको आप अपनी कंपनी के डिबेंचर्स देते हैं, तो अपने डिबेंचर्स जब देंगे पुरानी कंपनी वालों को, तो डिबेंचर्स ऑफ वेंडर कंपनी ऊपर एंट्री नंबर 2 में डेबिट होगा। ये मैं कल वाला ही रिवाइज करा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं। अभी आगे वाली आज एंट्री समझाऊंगा, सो घबराए मत, मेरे साथ घबराए मत। जो करा रहा हूं अभी पहले वो समझिए मेरे साथ। ठीक है। डिबेंचर्स ऑफ वेंडर कंपनी, टू डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू, अगर डिस्काउंट पे दिया, और अगर प्रीमियम पे दिया टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या यहां तक सारी बातचीत समझ आ गई थी? ये कल वाला हिस्सा है जो रिवाइज कराया है। अभी आज वाला हिस्सा बताता हूं, घबराए मत। मैंने क्या बोला है? घबराए मत। अभी क्या यहां तक जो कल किया था समझ आ गया था? सर देखिए, यहां तक हमें समझ तो आ गया, थोड़ा सा ना मैं नेचर ऑफ परचेज, नेचर ऑफ मर्जर में हल्की सी अभी भी ना कंफ्यूजन सी लगती है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, ये एंट्री सारी की सारी समझा दोगे तो सारी शायद अप्लाई इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करिए, जितना आपने समझा दिया, क्या उससे रिलेटेड कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो करा दो, और हमें परचेज और मर्जर में फर्क पता चल जाए। तो लो बेटा, आपके मन की बात मैंने सुन ली, आपके मन की बात मैंने सुन ली। मैं समझ सकता हूँ स्टूडेंट का माइंडसेट कैसा होता है। तो एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ बेटा जिसके अंदर आपके पास परचेज और मर्जर का आपको बारीकी का पता चल जाए और फर्क का पता चल जाए। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है बेटा। तो आप अपना स्टडी मैट खोल सकते हैं, तो वहां से आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है। और हम इसको अपने पास डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे आपके पास सॉल्व किया जाना है आपके पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा? सर पीसी में डिबेंचर होल्डर्स को कंसीडर नहीं करते, पर बुक में एंट्री होती है ना, जैसे कि आपने कहा कि डिबेंचर्स के सामने डिबेंचर दिया, उसी एंट्री। बेटा पीसी में नहीं आ रहे, जो डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे रहे हो वो पीसी का पार्ट नहीं है, पर उन डिबेंचर होल्डर्स के पास पुरानी कंपनी के डिबेंचर बॉन्ड है, उन्हें हम अपनी कंपनी के डिबेंचर्स तो देंगे ना। वो पीसी वाली एंट्री में इसलिए नहीं आ रहे थे, उसकी अलग एंट्री थी, चौथी नंबर की एंट्री। देखिए मैंने अलग एंट्री डाली थी। डिबेंचर होल्डर्स इज अ प्योर आउटसाइडर लायबिलिटी, उनको अपने डिबेंचर्स दे रहे हैं, इसीलिए वो एंट्री डल रही है। बात समझे मेरी? उनको अपने डिबेंचर्स दे रहे हैं। अच्छा सर, ये देखिए बेटा क्वेश्चन, समराइज बैलेंस शीट दी है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की 31 मार्च 20 की। फिगर्स बेटा इन थाउजेंड्स है। शेयर कैपिटल
का नोट नंबर 1 है, तो नोट नंबर 1 में क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल इतनी इतनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेटा दे रखी है। बेटा कहीं ना कहीं क्वेश्चन पे कंट्रोल रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके पास शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट आती है बेटा क्वेश्चन में, ठीक है। फिर रिजर्व सरप्लस में क्या क्या बेटा देखिए, जनरल रिजर्व है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, ये तो सर स्टैट्यूटरी रिजर्व लग रहा है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, ये भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है, और पीएनएल अकाउंट भी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में बेटा डिबेंचर्स दिए गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बाकी तो ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी डायरेक्टली ही है। फिर नॉन करंट एसेट्स में बेटा पीपीई के अंदर और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में देख लेते क्या क्या चीजें दी हुई है। तो इसमें 3 एसेट्स आपके पास लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर वगैरह आपके पास वैल्यूज है, और इधर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट दे रखी है, और साथ ही साथ बेटा ये इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डायरेक्टली दिए हुए। ये हमें बेटा क्या दे रखी है, एक बैलेंस शीट दे रखी है 2 कंपनियों की। अभी हमें नहीं पता क्या होने वाला आगे। अब देखिए क्या लिख रहा है, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को टेक ओवर करा, तो एक्स परचेजिंग कंपनी हो गई, एक्स परचेजिंग कंपनी हो गई, वो किसको खरीद रही है, वाई लिमिटेड को खरीद रही है। एक्स लिमिटेड ने डिस्चार्ज करी परचेज कंसिडरेशन, कैसे परचेज कंसिडरेशन दे रही है, 3,50,000 इक्विटी शेयर दिए अपनी कंपनी के पार पे पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और 15% प्रेफरेंस शेयर दिए 100 रुपए वाले टू डिस्चार्ज दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड 10% प्रीमियम, और जो पुरानी कंपनी के आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको 10% एक्स्ट्रा के बेसिकली क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, अपने वाला 100 पे है। और जो डिबेंचर्स है उनको कन्वर्ट कर देंगे इक्वलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, डिबेंचर्स वालों को अपनी कंपनी के डिबेंचर दे देंगे, बस कोई पार प्रीमियम की कोई बात नहीं है, वो अलग अलग केसेस में सिखाऊंगा बेटा। फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स जो है वो 2 सालों के लिए रखने, तो ऑब्वियसली लाइन लिख देता और ना भी लिखता तो भी आता, तभी तो हम लेके आएंगे। अब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है आप अपनी पास बैलेंस शीट बनाओ एक्स की, एक्स की बैलेंस शीट बनाओ, दोनों केस लेते हुए मर्जर और परचेज। वैसे ही ना आइडियल सिनेरियो अगर आप मुझे क्वेश्चन कुछ ना बोलता तो मैं इसे मर्जर मान के कर देता, क्योंकि आपकी कुछ नहीं बता रहा तो सारी चीजें आ रही है, बुक वैल्यू पे ही आ रही होगी, किसी की चेंज नहीं कर रहे हो और पीसी में शेयर्स ही दे रहे हो। बट क्वेश्चन ने कहा दोनों को लेके अपनी बैलेंस शीट बनाइए। अगर साइलेंट होता तो मैं मर्जर की कंडीशन पूरी हो रही थी, मर्जर कर लेके कर देता, पर आपके पास क्वेश्चन ने बोला है, नहीं तो आपके पास क्वेश्चन हमें बता देता है, ज्यादातर केसेस में नहीं बताता तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या है। ये एक बेस क्वेश्चन है आपको ये बताने के लिए कि मर्जर और परचेज से फर्क क्या पड़ेगा बेटा। तो इस वजह से मेरे साथ ध्यान से समझना, इस वजह से मेरे साथ ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा। सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों के लिए यही है जो आपने लिख ही दिया, परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालोगे। सर परचेज कंसिडरेशन तो नेट पेमेंट से निकलेगी, देखिए इतना बड़ा क्लियरली लिखा है, परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड से निकलेगी, क्योंकि इक्विटी वालों को क्या दे रहे और प्रेफरेंस वालों को क्या दे रहे ये हमें बताया गया है। तो हम अपने पास बेटा नेट पेमेंट मेथड में क्या करते थे, नेट पेमेंट मेथड में हम क्या करते थे मुझे बताएंगे सर। नेट पेमेंट मेथड में हम एक टेबल सा बनाते थे, आपने एक टेबल सा दिखाया था हमें पहले लेक्चर में, जिससे क्लियरली पता चल जाता था कैसे निकलती है। तो वो कैसे पता चलता है बेटा, पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग्स और अमाउंट। तो हम सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं बेटा, इक्विटी शेयर्स ही दे रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स ही दे रहे हो बेटा। कितने शेयर दे रहे हो देखो बेटा, हम सर 3,50,000 शेयर दे रहे हैं 10 वाले और पार पे ही दे रहे हैं। वैसे पता है वाई लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो है भी कितने, आप चेक करिए, वो बेटा आपके पास इतने हैं 30 लाख के हो गए, इन थाउजेंड के हिसाब से 30 लाख के हो गए, तो 3 लाख शेयर है 10 वाले, उन लोगों को हम अपनी कंपनी के 3,50,000 शेयर दे रहे 10 वाले। सो वी आर गिविंग देम 3,50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। सो 35 लाख बेटा हो गया, 35 लाख, 35 लाख के बेटा आपके पास शेयर्स दिए जा रहे हैं इक्विटी वालों को।
फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देखिए क्वेश्चन ने क्या लिखा है, तो वो कितनी वैल्यू के सर 14% वाले 100 रुपए के हिसाब से 17 लाख के हो गए, इन थाउजेंड है ना, तो 17 लाख हो गया, 1700 इन थाउजेंड से 17 लाख। तो आपके पास अगर मैं बोलूं वो अभी के लिए 17,000 है 100 रुपए के हिसाब से, ये अभी है वो 17 लाख के। पर मैं उनको क्या कह रहा हूं, मैं उनको अपने वाले 15% के दे रहा हूं, है 100 के, उनको 10% एक्स्ट्रा वैल्यू के दे रहा हूं। तो 17 लाख के बदले में उसमें 10% बेटा ऐड करके दे रहा हूं, 15% प्रेफरेंस शेयर्स। तो 17 लाख में 10% एक्स्ट्रा कर दिया बेटा, तो 17 लाख में 10% एक्स्ट्रा करना कितना हो गया सर? 18,70,000 हो गया। और ये 18,70,000 कैसे दे रहा हूं बेटा? मैं एक तरीके से 18,700 प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं, क्योंकि अपने वाला कहीं नहीं लिखा प्रीमियम पे है, ऑफ 100 ईच। मतलब मैं उनको 10% फालतू दे रहा हूं, 10% फालतू दे रहा हूं, एक्स्ट्रा दे रहा हूं, 10% प्रीमियम, 10% एक्स्ट्रा दे रहा हूं। ठीक है, सो मेरी परचेज कंसिडरेशन आ गई बेटा कितनी? 53,70,000। 53,70,000 ये मेरी परचेज कंसिडरेशन आ गई। ये मेरा पहला पार्ट है बेटा, ये मेरा पहला पार्ट है, चाहे मर्जर है चाहे परचेज है, ये तो बेटा होना ही था, ये तो बेटा आना ही था। अब पहले कौन सा केस करना चाहेंगे, परचेज की मर्जर? बताओ पहले कौन सा केस करना चाहोगे, परचेज की मर्जर? क्योंकि उससे फर्क पड़ेगा बेटा, उससे फर्क पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि कौन से वाला केस है। और हमें अपने पास बेटा, हमें अपने पास एंट्रीज को दिमाग में लेके चलना है और अपने पास बात करनी है। वो कह रहे पहले सर मर्जर कर लेते हैं, पहले मर्जर कर लेते बेटा। तो अगर आप मर्जर करते बेटा, नेचर ऑफ मर्जर करते हैं, तो नेचर ऑफ मर्जर में आपको थोड़ा सा देखो, क्योंकि यहां एंट्रीज नहीं है, अभी एंट्रीज वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, यहां सीधा बैलेंस शीट मांगी है। अब हो क्या रहा है, होने क्या वाला है, ध्यान से सुनिए, होने क्या वाला है, ये उस पुरानी कंपनी की वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट है बेटा। इस बैलेंस शीट की एक एक चीज उठ के आ रही होगी, और वो इसकी वाली बैलेंस शीट जो दिख रही है उसके अंदर वो ऐड हो जाएगी। जब आप लेके आओगे तो एक एक चीज आएगी, सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज, इवन रिजर्व्स भी उठ के आएंगे। पर जब रिजर्व्स उठ के आएंगे तो जो एंट्री डलती है हमारी मर्जर के अंदर, उसमें एडजस्टमेंट रिजर्व्स में होगी, उसमें एडजस्टमेंट रिजर्व्स में होगी बेटा। तो जब सारे एसेट्स लेके आओगे, सारी लायबिलिटीज लेके आओगे, वो बुक वैल्यू पे ही है, मर्जर है तो बुक वैल्यू पे। वैसे तो परचेज में भी यहाँ बुक वैल्यू पे ही आ रही है चीजें, वो बात की बात होगी। पर आपका एंट्री का डिफरेंस किस में होगा? आपका रिजर्व्स में ही एडजस्ट होगा। बात समझने की मेरी कोशिश करना। तो जब आप बेटा एंट्री डालोगे, जब आप एंट्री डालोगे तो सारे एसेट्स डालोगे एक एक करके पुरानी कंपनी के इंडिविजुअली, सारी लायबिलिटीज डालोगे जिसके अंदर ये सारी आ गई आपके पास, और ये रिजर्व्स भी डालोगे। अब जब ये रिजर्व्स डालोगे तो आपके पास बेटा एंट्री में डिफरेंस आएगा, एंट्री में डिफरेंस आएगा। पता है क्यों आएगा? क्योंकि आपने बेटा इतनी शेयर कैपिटल के बदले, कल याद करो मैंने क्या सिखाया था, डायरेक्ट डिफरेंस निकाल सकते हो, शेयर कैपिटल वर्सेस पीसी, शेयर कैपिटल वर्सेस, क्योंकि इसी के बदले आप अपनी कंसिडरेशन दे रहे हो। तो 4700 के बदले जो पुरानी कंपनी की शेयर कैपिटल है, उसके बदले आप अपनी परचेज कंसिडरेशन देने जा रहे हो। मर्जर के अंदर तो जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली पता कर सकते हो। तो आप 4700 के बदले अपनी जो परचेज कंसिडरेशन निकाली थी 5370 दे रहे हो, इन थाउजेंड्स की बात करो। तो हमारे पास 4700 माइनस 5370, आपका 670 का बेटा डिफरेंस आ जाएगा। आपका 670 का बेटा क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा, 670 का डिफरेंस आ जाएगा। और वो डिफरेंस बेटा आप किसके साथ एडजस्ट करोगे? सर देखिए ये चार रिजर्व्स कौन कौन से हमें दिखाइए बेटा। ये चार रिजर्व्स में एक जनरल रिजर्व है, एक पीएनएल है, ये दोनों रेवेन्यू रिजर्व्स हो गए, ये दोनों रेवेन्यू रिजर्व्स हो गए बेटा। ये चार रिजर्व्स में एक जनरल रिजर्व और पीएनएल है, ये और ये
स्टैट्यूटरी रिजर्व को तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा, हाथ भी नहीं लगा सकते, इसे टच भी नहीं कर सकते, तो रहेंगे ही रहेंगे। तो किससे एडजस्ट कर दोगे सर? ऐसा करते 670 का डिफरेंस जो था वो पीएनएल से एडजस्ट कर देते, आप जैसे मर्जी कर लो, दोनों से कर सकते हो। तो मैंने 500 का 500 इससे एडजस्ट कर दिया और बाकी रिमेनिंग 170 इसके साथ कर दिया, आप जैसे मर्जी कर लो बेटा। अब ये आंसर देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ने कैसे किया हमारे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 80 की वैल्यू बेटा इसकी रह गई, 80 की वैल्यू इसकी रह गई और पीएनएल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आपकी एंट्रीज बिल्कुल प्लेन हो गई, अब आपकी एंट्रीज पता बिल्कुल प्लेन हो गई। आपकी एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट एज इट इज है, वाई लिमिटेड की सारी चीजें उठ के आ गई, सारे एसेट सारी लायबिलिटी सब कुछ उठ के आ गया, पर रिजर्व्स में जनरल रिजर्व और पीएनएल में थोड़ा सा फर्क आ गया। तो क्या हम बैलेंस शीट अपने पास बना सकते हैं, क्या हम बैलेंस शीट देख सकते हैं? यस। तो बेटा बैलेंस शीट में मेरे साथ साथ ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि मैं अगर आपके सामने यहाँ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तो आपको दिक्कत आएगी बेटा, तो हमारे पास समय ज्यादा लग जाएगा, हमें कम समय में आउटपुट ज्यादा निकालनी है। तो बेटा शेयर कैपिटल के अंदर क्या होगा, शेयर कैपिटल में हमारे इक्विटी शेयर्स कैसे आए, ध्यान से बेटा। पहले से इसके इक्विटी शेयर्स है 5000 के, और आपने परचेज कंसिडरेशन में कितने दिए थे सर? 35 लाख के, मतलब 3500 के इन थाउजेंड। तो 5000 पहले से है प्लस 3500 और हो गए, तो कितना हो गया टोटल सर? 8500 हो गया। तो लो बेटा 8500 के हमारे इक्विटी शेयर्स हो गए, 5 लाख पहले शेयर थे, 3,50,000 हमने और इश्यू करे, तो शेयर्स में शेयर्स ऐड हो गए, बढ़ गए सर हमारे। फिर प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होगा बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स हमने जो इशू किए थे नेट पेमेंट में, वो 15% वाले किए थे 18700, 1870 के। तो एक तो वो आ गए बेटा आपके पास 18700, 15% 100 रुपए वाले, एक तो ये आ गए, ठीक है। और दूसरे आपके पास क्या है, जो उसके पहले से खुद है। तो पहले से कितने हैं उसके? 2200 है बेटा, जो 14% वाले हैं, तो ये डाल देते, तो हमने ये डाल दिया बेटा 22,000 14% वाले 100 के। तो क्या हमारा शेयर कैपिटल का नोट हो गया? यस सर, हमारा शेयर कैपिटल का नोट हो गया। तो हमारा शेयर कैपिटल का नोट हो गया जी। तो ये आपके पास शेयर कैपिटल का नोट हो गया जी। तो शेयर कैपिटल का नोट हमारे पास हो गया। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस पे चलते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस पे अगर मैं चलूं बेटा, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जितने रिजर्व्स इसके खुद के हैं वो तो आने ही आने हैं। तो आपके पास ये वाले तो आएंगे 500, 300, 750, इनको तो एज इट इज टिक कर दो। तो 500 आपके पास, 300 और 750। फिर दूसरी कंपनी के भी आ रहे हैं, दूसरी कंपनी के कौन से आ रहे हैं? सारे आ रहे हैं एक बार, 250, 200, 100 और 500, एक बार सारे लियो, एक बार सारे लियो। तो 250 आपके पास, 200, 100 और 500, और जो डिफरेंस था वो हमने रिजर्व्स में एडजस्ट किया था। मैंने जैसे कहा था कि हमने पीएनएल पूरा यूज कर लिया और बाकी जनरल रिजर्व से, यहां पे देखो उन्होंने डिफरेंस 670 सारा इधर से ही माइनस कर दिया, तो ये 80 लिख दिया। लॉजिकली अगर बोलूं तो पीएनएल से पूरा 500 यूज हो गया था और बाकी आपके पास हो गया था, तो जनरल रिजर्व और पीएनएल में एडजस्ट करना बेटा, तो ये पूरे पूरे आपके पास बन गए। ये 670 का डिफरेंस कैसे, बस ये समझ लो, ये था शेयर कैपिटल वर्सेस पीसी बेटा, आपके पास शेयर कैपिटल वर्सेस पीसी। तो हमारे पास कितनी शेयर कैपिटल थी बेटा? जो शेयर कैपिटल दे रखी थी हमारे पास 4700 की वर्सेस 5370। बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं आनी, बस यही आपके पास मेन चीज थी, बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं आनी बेटा। मेन आपके पास यही चीज है, अगर ये क्लियर है तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये क्लियर है तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और रिजर्व्स एज इट इज उठ के आ गए आपके, रिजर्व सारे आ रहे हैं, और डिफरेंस भी हमने रिजर्व्स में ही एडजस्ट करा जो एंट्री का था, ठीक है ना। तो ये आपके पास डिफरेंस हो गया। अब तो बेटा कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, अब एज इट इज अपने पास बस चीजों को डाल देना है, अब सिर्फ चीजों को ऐड करते चले। तो आपके पास बोरोइंग्स में क्या हुआ होगा सर? बोरोइंग में 500 पहले थे, हमने इनको भी अपने ही डिवेंचर दे दिया, तो इकट्ठे हो गए ना, सब कुछ आ रहा है, अब तो सब कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एज इट इज ऐड करते रहो, तो 13% डिवेंचर हो जाएंगे 850 के। तो ये लो सर 850 के 13% डिवेंचर हो गए, अपने डिवेंचर दे दिए। तो ये आपके पास चीजें हम बैलेंस शीट में टिक कर देते हैं, जोन जोन सी हमने चीजें यहाँ पे करी बेटा। तो ये हमने चीजें ये वाली भी कर दी, ये वाली भी कर दी, ठीक है। और फिर
ट्रेड पेएबल और अदर करंट लायबिलिटी में तो क्या करना है सर, सिंपली सर ऐड कर दीजिए ना। ट्रेड पेएबल और अदर करंट लायबिलिटी में तो सिंपली आप ऐड कर दीजिए। देखिए ट्रेड पेएबल में इतना ऐड होके आ जाएगा, करंट लायबिलिटी में इतना ऐड होके आ जाएगा, तो 450 प्लस 350 कितना हो गया बेटा, 450 प्लस 350 सर 800, तो 800 आपका ये हो गया। और अगले वाला आपके पास अदर करंट लायबिलिटीज कितना है, 200 प्लस 150, तो 200 प्लस 150 350, तो ये आपके पास आ गया। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया, ये आपकी लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। यस यस बेटा, मैं मोर और लेस काफी क्वेश्चंस आप लोगों के मॉड्यूल के कराऊंगा अलॉन्ग विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, तो मेरे साथ बस करते चले। हम अपने पास एक अच्छा क्वेश्चन जिससे आपको मर्जर और परचेज का फर्क पता चल जाएगा वो क्वेश्चन करा रहा हूं, प्लीज मेरे साथ उस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए अच्छे से। अब चलो, हाँ जी, तो ये भी आपके पास हो गया। अब एसेट साइड में कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ ऐड करना है, ऐड कर दो, बस बात खत्म होगी। तो आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सारी चीजों को बेटा बस ऐड करके डाली जाओ। ये आपके पास बस ऐड करके इसका नोट बना दो, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर, बस ऐड करते चलो। लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी और फर्नीचर आपके पास सारी चीजें ऐड कर दोगे तो आपके पास बेटा, आप नोट में ही ले चलता हूं आपको नोट से क्लियर हो जाएगा। ये लो, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी और फर्नीचर 4050 4950 और आपके पास जो अगला 925 वही है। और टोटल से आप चेक कर लो, दोनों का टोटल आप ऐड कर दो, बस टोटल आप ऐड करोगे 9925 बेटा बन गया, 9925 आपका टोटल बन गया। ये लो जी, 9925 बन गया। और देन आपके पास ये ऊपर हम आ जाते हैं, ये 9925 डाल दिया। बाकी चीजें तो बेटा डायरेक्ट ही है, उन्हें डायरेक्टली ऐड कर दो बस। तो सर डायरेक्टली ऐड करेंगे तो कितना कितना बना, सर ये देख लो, इन्वेस्टमेंट 700 प्लस 500 सर 1200, ये लो बेटा 1200। इन्वेंट्रीज एज इट इज 1250 प्लस 950 कितनी हुई, 2200 हुई बेटा, वो भी कर दी। सर ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज ऐड कर दिए, 900 प्लस 1030, ये लो ये भी हो गया 900 प्लस 1030। और फाइनली आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो भी ऐड कर दिया 725 प्लस 520 और वो भी आपका मैच कर गया 1245। आपकी बैलेंस शीट बेटा टैली कर जानी है, पता है ये कोई जादू नहीं है, प्लीज मेरी बात को समझना बेटा, ये कोई जादू नहीं है आपके पास। ये सिर्फ और सिर्फ पता है क्या चीज है, आपके पास आपका थॉट क्लियर होना चाहिए। आपको ये समझ आना चाहिए कि जो मैं उसे कंसिडरेशन दे रहा हूं वर्सेस जो उससे चीजें लाया हूं सारी की सारी, उस एंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरी सारी चीजें उठ के आई एसेट लायबिलिटीज रिजर्व्स, उसका टोटल में और जो कंसिडरेशन दे रहा हूं उसके बदले में वो जो बिजनेस परचेज उसका डिफरेंस था 670 का, वो डिफरेंस बस रिजर्व से एडजस्ट करना था, बात खत्म हो गई। उसके बाद तो प्लेन एडिंग है बेटा। तो चीजें दो इंपॉर्टेंट थी अभी तक मर्जर तक, एक परचेज कंसिडरेशन वो तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है ही, और दूसरा जो आपके पास एडजस्टमेंट इन रिजर्व था, दूसरा जो आपके पास एडजस्टमेंट इन रिजर्व था बेटा। तो आपके पास कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं आनी, यहाँ पे प्रॉब्लम की बात ही नहीं आनी। क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ है, फटाफट से बताएंगे बेटा, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ है अच्छे से, ताकि मैं बेटा आगे बढ़ सकूं। हाँ जी, क्योंकि मेरे को अगले पार्ट पे चलना है बेटा, अभी अगले पार्ट पे चलना है, क्योंकि अगले पार्ट के लिए मुझे अलग तरीके से आपको समझाना है। परचेज के लिए तरीका डिफरेंस होगा बेटा, परचेज के लिए डिफरेंस होगा तरीका। तो क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ मार्को? यस सर, हमें ये वाला पार्ट क्लियर हो गया अच्छे से। तो अब बेटा अगर यही क्वेश्चन नेचर ऑफ परचेज में है तो क्या परचेज कंसिडरेशन सेम आई होगी? यस सर, परचेज कंसिडरेशन तो देखिए सेम आई होगी, वो तो यही बनी है। अब ये परचेज कंसिडरेशन के बदले नेचर ऑफ परचेज में क्या आ रहा है सर? सिर्फ आ रहे हैं सारे एसेट्स, सिर्फ आ रही है आउटसाइडर लायबिलिटीज। क्या रिजर्व्स उठ के आ रहे हैं सर? रिजर्व्स उठ के नहीं आ रहे। स्टैट्यूटरी रिजर्व में अलग से बात करूंगा, वो अलग से एंट्री की वजह से दिख रहे होंगे, पर रिजर्व्स नॉर्मल नहीं उठ के आ रहे हैं, कोई भी रिजर्व उठ के नहीं आ रहा। एक बार के लिए एक गांठ बांध लो, जब आप ये चेक करना चाहते हो कि गुडविल आएगा कैपिटल रिजर्व आएगा, वहां पे रिजर्व को मत लेना, स्टैट्यूटरी रिजर्व को अलग से लेके आऊंगा एक नोशनल एंट्री डाल के। पर नॉर्मल में रिजर्व उठ के नहीं आते बेटा, नॉर्मल में रिजर्व उठ के नहीं आते, तो सिर्फ एसेट्स और आउटसाइडर लायबिलिटीज उठ के आ रही है।
तो अब मेरे को ये चेक करना है वो एसेट्स और लायबिलिटीज की कितनी वर्थ है वर्सेस मैं कितने दे रहा हूं, और वो डिफरेंस बन जाएगा गुडविल या कैपिटल सब, वो डिफरेंस बन जाएगा गुडविल या कैपिटल सब। तो बेटा ये समझने की कोशिश करो, देखो क्योंकि मेरे किसी भी एसेट और किसी भी लायबिलिटी में बेटा कोई फर्क नहीं है, सारे बुक वैल्यू पे ही उठ के आ रहे हैं, तो मैं टोटल एसेट्स कितने के लेके आ रहा हूं सर, सारे एसेट्स लेके आ रहा हूं 6600 के, ये सारे एज इट इज आ रहे होंगे, इनमें कोई फर्क नहीं होगा। तो 6600 के मैं टोटल एसेट्स लेके आ रहा हूं, 6600 के टोटल एसेट्स लेके आ रहा हूं, और लायबिलिटीज में कितनी ला रहा हूं, ये सारी लेके आ रहा हूं जो आउटसाइडर लायबिलिटीज है। रिजर्व्स को मत देखना, जरा सा भी मत देखना, रिजर्व्स की तरफ नजर मत डालो, नेचर ऑफ परचेज का केस है। तो इसका टोटल कितना हुआ, 350 प्लस 350 प्लस 150, तो 850। तो यानी कि बेटा जो एक तरीके से मैं नेट एसेट्स लेके आ रहा हूं वो 6600 माइनस 850 के लेके आ रहा हूं, 6600 माइनस 850 के, विच इज 5750। और जबकि ये नेट एसेट्स लेके आ रहा हूं दूसरी कंपनी के, और जबकि परचेज कंसिडरेशन कितनी दे रहा हूं 5370, तो परचेज कंसिडरेशन कम दे रहा हूं, परचेज कंसिडरेशन कम दे रहा हूं एज कंपेयर टू जो उसके नेट एसेट्स लेके आया। तो मुझे बताएंगे आप अपने पास की डिफरेंस क्या आएगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस गुडविल और कैपिटल, सोच के ही बता दो। ज्यादा वर्थ लेके आ रहा हूं, पैसे कम दे रहा हूं, मतलब पैसे का मतलब है कंसिडरेशन कम दे रहा हूं, तो आपके पास क्या आएगा 5750 माइनस 5370। हाँ जी सर 380 का कैपिटल रिजर्व आएगा, 380 का कैपिटल रिजर्व आएगा, बिल्कुल सही बात बेटा, 380 का कैपिटल रिजर्व आएगा बेटा यशी बेटा, क्योंकि कंसिडरेशन कम दे रहा हूं, कंसिडरेशन ज्यादा देता हूं तो गुडविल आती है। आप जब एंट्री डालते हो ना तब तो दिक्कत नहीं आती, यहां जब सीधा बैलेंस शीट बनानी पड़ती है तो थॉट देना पड़ता है, थॉट में भी थोड़ा सा हम सोच सकते हैं, चीज ज्यादा लेके आ रहा हूं दे कम रहा हूं तो फायदा हो रहा है, ज्यादा प्राप्ति हो रही है कम कंसिडरेशन देके तो फायदा हो रहा है, 380 का कैपिटल रिजर्व आ रहा है, ठीक है। हाँ तो ये आपके पास 380 का कैपिटल रिजर्व आ गया। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे स्टूडेंट जो गलती कर देता है, आपकी एसेट साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, सोच के बताओ, एसेट साइड तो सिर्फ और सिर्फ ये और ये सारी चीजें ऐड करनी है, और लायबिलिटी साइड में भी ये सारी चीजें और ये सारी चीजें जो आउटसाइडर थी वो ऐड करनी है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे परचेज में और मर्जर में, क्योंकि सेम है, सब कुछ आ रहा है बुक वैल्यू और सेम वैल्यू पे आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं है। तो अगर मैं अपने पास आंसर में बाकी चीजों पे चलता हूं, अभी बाकी चीजों में चलता हूं बेटा, इन वाली चीजों में कोई फर्क नहीं है, ये वाली चीजें जो आपके पास है इनमें कोई फर्क नहीं है, ये सारी चीजें वही है, सिर्फ ऐड करके डली, सारे एसेट्स सारी लायबिलिटीज दूसरी कंपनी की उठ के आ गई, और मेरे वाले जो थे वो एडेड होके डल गए, इसमें कोई चीज सीखने वाली अलग से नहीं है, जो पिछले में था वही इसमें है। और जो शेयर कैपिटल है वो तो वैसे ही सेम है, क्योंकि वो मेरी थी और जो मैंने कंसिडरेशन में दी, जो मेरी थी और जो मैंने कंसिडरेशन में दी, तो वही वाली बेटा आपके पास है, इक्विटी वाले 5000 प्लस 3500 मिला के आगे, और दूसरे हमारे प्रेफरेंस उसके और मेरे आगे। मेन बस फर्क समझ लो, बस अब मेन फर्क समझ लो, जो मेन फर्क है वो समझ लीजिए यहां पे क्या है। मेन फर्क है बेटा, एक उसके रिजर्व्स को डालिए, सबसे पहले उसके खुद के रिजर्व्स को डालो ताकि पेपर में गलती ना कर बैठो, सर उसके रिजर्व्स कौन कौन से हैं, देखिए बेटा उसके रिजर्व्स है 500 जनरल रिजर्व, 300 एक्सपोर्ट प्रॉफिट, 750 पीएनएल, उसके वाले डालो 500 300 750। तो 500 जनरल रिजर्व आपके पास, 300 कौन सा था बेटा, 300 आपके पास है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, 300 एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व हमारे पास बेटा, मैं 300 की बात करता हूं, इसके अंदर 300 डाल दिया, और आपके पास पीएनएल जो है वो 750, तो ये तीनों चीजें मेरे पास हो गई। अब जो हमारा एंट्री का डिफरेंस आया था वो क्या था सर, कैपिटल रिजर्व, तो यहां तक आपके पास हो गया, यहां तक आपके पास हो गया। अब दूसरी कंपनी के क्या रिजर्व उठ के आ रहे हैं, क्या ये जनरल रिजर्व, क्या ये पीएनएल उठ के आएगा, द आंसर इज नो, नहीं उठ के आता, परचेज है रिजर्व उठ के नहीं आते, पर क्या ये आएंगे, क्या ये आएंगे,
ये आएंगे। पर ये पता है कौन सी एंट्री के थ्रू आ रही है? एक नोशनल एंट्री सिखाई थी बेटा कल आपको, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। सिर्फ दिखाने के लिए 300 के ये दिखा दिए जाएंगे। अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, सिर्फ दिखाना। आप इसे अगर एंट्री को नहीं भी डालोगे आपका मैच कर जानी है बैलेंस शीट, घबराने की बात नहीं। इवन रिजर्व सरप्लस का टोटल भी सेम आएगा। ये 300 ऐड होगा और 300 वहीं माइनस होगा बेटा, 300 वहीं ऐड होगा और 300 माइनस होगा। तो 300 ऐड कर दीजिए, 300 ऐड कर दीजिए, ये आपके पास 200 इधर ऐड हुआ और 100 ऐड हुआ और 300 ये माइनस हो गया। आप देख लो नेट इफेक्ट तो वही है, आप देख लो नेट इफेक्ट तो बेटा वही है। मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए है, पुरानी कंपनी के रिजर्व उठ के ना। बच्चे बार बार ये गलती करते हैं, नेचर ऑफ परचेज में दूसरी कंपनी का जनरल रिजर्व, दूसरी कंपनी का पीएनएल भी उठा के लिए आते हैं। अरे भैया कहां से आ जाएगा? नहीं आएगा रे बाबा, नहीं आएगा बेटा। वो मर्जर में सारा कुछ आ रहा है, परचेज में नहीं आता। और स्टैट्यूटरी रिजर्व भी सिर्फ दिखाने के पर्पस के लिए आएंगे, वो वैसे नहीं आते आपके पास। क्या ये बात आपके पास क्लियर हुई है? क्या ये क्वेश्चन आपके पास क्लियर हुआ है? क्या ये अच्छे से आप लोगों को समझ आया है? मैं बेटा पूरा सॉल्व करता तो ऑब्वियसली समय और ज्यादा लग जाता। आपको मेरे को बताना है, तो जहां सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी वो सॉल्व करूंगा। पर जहां आपके पास मैं ऐसे कर सकता हूं मैं ऐसे ही करा दूंगा, ताकि आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए तो अपने पास बाद में भी कर सकते हैं। हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? हाँ जी। नाउ हमें सर ये बात तो यहां तक तो समझ आ गई है, हमें कुछ और भी एंट्रीज आप दिखा दीजिए ताकि हम अपने पास थोड़ा सा आगे और भी लेवल हल्का सा बढ़ाए। क्योंकि बेटा क्वेश्चन तो बहुत है करने को। अब हमने एंट्रीज 4 तक अलग सीख ली थी, एक 8वीं अलग सिखा दी थी आपको जो अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व वाली है। अब कुछ आसान एंट्रीज है बेटा, ध्यान से समझिए, आसान है ये। रीइंबर्समेंट ऑफ लिक्विडेशन खर्चा, क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद, अभी डोंट वरी बेटा। प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास अगर 100 वाले हैं तो वो आपके पास 22,100 के हिसाब से बनेंगे तो ही 22 लाख आएगा ना, क्योंकि 100 वाले थे, वो 22 लाख है। और इन थाउजेंड्स वैल्यू लिखी है वो 2200 इन थाउजेंड, तो 22 लाख हुआ। और 22 लाख कैसे बने? 22,000 शेयर 100 रुपए वाले। ठीक है अर्शु बेटा, वो हिसाब से थे, इन थाउजेंड थी वैल्यू। अच्छा जी, लिक्विडेशन के खर्चे कई बार रीइंबर्स करे जाते हैं बेटा। पुरानी कंपनी बंद हो रही है, उसका बंद होने का खर्चा लग रहा है, परचेजिंग कंपनी कहती है मैं तुम्हारे खर्चे पे कर देती हूँ, मैं तो तुम्हारा सब कुछ लेके आ रही हूँ ना, मैं तुम्हारे खर्चे में ही पे कर देती हूँ। कई बार वो कहते हैं मैं रीइंबर्स कर देता हूँ। कई बार होता है सारे खर्चे, या कई बार कहते हैं थोड़े पैसे दे दूंगी, मतलब मैं तुम्हें 10,000 दूंगी, तुम्हारा खर्चा जितना मर्जी लगे तुम बियर करना। या मैं कई बार कहता हूं मैं सारे खर्चे दे दूंगा। क्या ये परचेजिंग कंपनी के लिए नुकसान है? यस सर नुकसान है, उनकी जेब से पैसा जा रहा है। तो बेटा हमारा नुकसान फायदा अभी तक कहां डाल रहे थे सर? डिपेंड कर रहा था परचेज और मर्जर में। अगर नेचर ऑफ परचेज था तो हमने अपना नुकसान या फायदा गुडविल कैपिटल रिजर्व में डाला था। वो एंट्री में क्या फर्क आ रहा था? अगर गुडविल आ रहा था तो बेटा गुडविल में ही डेबिट कर दो, गुडविल और बढ़ जाएगी। और अगर कैपिटल रिजर्व था तो कैपिटल रिजर्व कम हो जाएगा इस एंट्री के डलने से, क्योंकि आपने अभी तक का उस कंपनी का सारा फायदा नुकसान कहां डाला है? गुडविल या कैपिटल रिजर्व में डाला ना, इसलिए। और अगर मर्जर है तो हम अपने पास जनरली रेवेन्यू रिजर्व में डाल रहे थे, विच इज पीएनएल या जनरल रिजर्व, तो टू बैंक कर देंगे, क्योंकि हमारा डिफरेंस कहां जाता है? पीएनएल जनरल रिजर्व में जाता है ना। तो बेटा ये मेरे लिए नुकसान है परचेजिंग कंपनी के लिए। सवाल उठा ही नुकसान को कहां लेके जाऊं? वो कहता है जो आप अभी तक डिपेंडिंग अपॉन परचेज या मर्जर नुकसान बुक कर रहे थे आप वहीं दिखाओ ना। तो आप अपने पास अगर परचेज था तो गुडविल कैपिटल रिजर्व में दिखा रहे थे, अगर मर्जर था तो पीएनएल जनरल रिजर्व में दिखा रहे थे, आप वहीं लेके जाओ। क्या ये बात क्लियर हुई? बड़ी आसान सी एंट्री है बेटा। अगली चीज है, याद आएगा आपको एक चैप्टर अपना, एलिमिनेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन स्टॉक रिजर्व। सर ये क्या हुआ बेटा, समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए बेटा एक्स लिमिटेड है और ये है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने सेल करी थी बेटा कुछ गुड्स की, सेल करी थी, एक्स ने वाई को सेल करी थी।
ये इसकी गुड्स की कॉस्ट थी बेटा, मान लीजिए 1,00,000 रुपए, और इसने इसको सेल करी 1,50,000 की। ठीक है, और अब जब सेल कर दी तो वाई लिमिटेड ने अपनी परचेजेस किससे दिखाई होगी, उसके लिए कॉस्ट कितनी पड़ी सर, उसके लिए कॉस्ट पड़ी 150 की। उसने गुड्स खरीदे तो उसकी कॉस्ट पड़ी 150 की। अब हुआ क्या, हुआ क्या, कुछ महीनों के बाद जाके आफ्टर फ्यू मंथ्स वाई को टेक ओवर कर लिया बेटा एक्स ने। मतलब अब वाई का सारा बिजनेस उठ के एक्स के पास जा रहा है, एक्स ने खरीद लिया। और जिस दिन खरीदा उस दिन इस स्टॉक में से जो बैलेंस इन्वेंट्री बची है, बैलेंस स्टॉक बचा है, वो मान लीजिए हमारे पास 60,000 का बचा है। मान लीजिए आपका 60,000 का बचा है, 150 का खरीदा था पर बचा है 60,000 का। अब जैसे इसके सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज होगी बेटा, उसके अंदर ये स्टॉक भी होगा, तो ये स्टॉक भी उठ के किसके पास पहुंच गया, फिर से एक्स लिमिटेड के पास आ गया। अब सवाल उठा यहां पे, वाई लिमिटेड तो इस स्टॉक को क्या अपनी कॉस्ट पे दिखा रही थी, आंसर इज यस। वो अपनी कॉस्ट पे दिखा रही थी, उसके लिए तो खरीद इतनी थी ना, 150 थी, थोड़ा सा बच गया, अब 60,000 का बचा हुआ, तो वो तो कॉस्ट पे दिखा रही है, वो गलती नहीं कर रही। जब वो स्टॉक उठ के एक्स के पास आया तो आपके पास जब बेटा एंट्री नंबर 2 डाला होगा आपने, जो मैंने कल डिटेल में सिखाया था, वहां पे क्या डाला होगा, सारे एसेट्स, टू लायबिलिटीज, टू बिजनेस परचेज, मर्जर है कि परचेज है उसके डिपेंड में, तो इन एसेट्स में ये भी एक एसेट होगा ना स्टॉक, और वहां पे स्टॉक कितना दिखा होगा सर, 60,000 दिखा होगा। अब सवाल उठा, जब एक्स लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो वहां पर क्या ये स्टॉक अपना ये 60,000 दिखा के ये बोल सकता है कि क्या ये मेरी कॉस्ट पे है, जवाब दें इस बात का, क्या ये एक्स लिमिटेड अपनी कॉस्ट पे दिखा रहे स्टॉक को, सर नहीं सर, ये स्टॉक वही है जो थोड़े समय पहले एक्स ने वाई को बेचा था और उसमें प्रॉफिट लगा के दिया था, उसमें प्रॉफिट लगा के दिया था ना स्टॉक को, तो एक्स ने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ था सर, तो अल्टीमेटली इसके अंदर एक्स का खुद का प्रॉफिट बिल्ट है सर, जो घूमकर स्टॉक मेरे वाला मेरे पास ही आ गया, मेरा स्टॉक मेरे पास ही घूमकर वापस आ गया बेटा। तो जब मेरा स्टॉक मेरे पास ही घूमकर वापस आ गया तो उसके अंदर मेरा प्रॉफिट छुपा हुआ है, उस प्रॉफिट को मुझे एलिमिनेट करना है। तो बेटा कितना प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट जो है देखिए 50,000 का था, जो कि ऑन सेल बोलूं तो 1/3 है। 50,000 का प्रॉफिट ऑन 150 इज 1/3, तो इसके अंदर जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो 1/3 के हिसाब से 20,000 हुआ। तो लॉजिकली हमें इसको इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 40 पे दिखाना चाहिए। आप सिंपली कर सकते हो, अगर 150 की कॉस्ट 1,00,000 है तो 60 की कितनी हुई बेटा, 40 आ जाएगी। और यहाँ पे प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल लगेगा क्योंकि एक्स की सेलिंग वैल्यू पे दे रहा है, तो 1/3 से 20,000 से स्टॉक को कम करना पड़ेगा ना बेटा, 20,000 से बेटा आपको कम करना पड़ेगा। गुड इवनिंग प्रणव बेटा, गुड इवनिंग। तो आपको 20,000 से स्टॉक को कम करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। तो जब कम करोगे तो बेटा एंट्री क्या डालोगे सर, डिपेंड करेगा कि परचेज है कि मर्जर है। अगर बेटा आपके पास परचेज है तो आपने ऊपर की एंट्री में गुडविल कैपिटल रिजर्व को अपने पास रिकॉर्ड किया था, तो उसी को करोगे चेंज, गुडविल कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक। और अगर मर्जर था तो पीएनएल जनरल रिजर्व टू स्टॉक करोगे, मर्जर था तो पीएनएल जनरल। अल्टीमेटली स्टॉक को कम कर देना बेटा, जितना प्रॉफिट है तो कितने से एंट्री डल रही होगी सर, ये 20,000 से डल रही होगी। और इसके डलने से क्या हो जाएगा, स्टॉक किस पे पहुंच जाएगा, कॉस्ट पे पहुंच जाएगा, स्टॉक मेरी खुद की कॉस्ट पे आ जाएगा बेटा, स्टॉक मेरी खुद की कॉस्ट पे आ जाएगा। क्या ये वाला पॉइंट समझ आया है, फटाफट से बताएंगे, क्या ये वाला पॉइंट समझ आया आप लोगों को, हाँ जी, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर। और एक लास्ट और एंट्री है बेटा बिफोर वी मूव फर्दर, विच इज एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ओइंग। ये क्या चीज होगी बेटा, ये क्या चीज होगी, एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ओइंग। बेटा एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ओइंग का मतलब है अभी ये जो मैंने आपको सिखाया था इसी में समझिए, जब एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को सेल करी थी बेटा, जब इसने इसको सेल करी थी, सोचो सोचो सोचो,
कितने की सेल करी थी सर? 1,50,000 की। तो बेटा एक्स ने अपनी किताबों में वाई को क्या दिखाया होगा सर? डेटर दिखाया होगा। कितने से? 150 से। और वाई लिमिटेड ने अपनी किताबों में एक्स लिमिटेड को क्या दिखाया होगा सर? क्रेडिटर दिखाया होगा। कितने से? 150 से। अब थोड़े महीनों के बाद टेक ओवर हुआ, और जब टेक ओवर हुआ उस समय तक वाई एक्स को कुछ पेमेंट कर चुका था। वाई एक्स को कुछ पेमेंट कर चुका था। मान लो वो इसमें से 70,000 पे कर चुका है। तो आज की डेट में डेटर कितने का दिख रहा है? 80 का। और इसमें क्रेडिटर दिख रहा है कितने का? 80 का। जब एक्स वाई लिमिटेड की सारी बैलेंस शीट की चीजें उठकर बेटा एक्स के पास आ रही होगी, तो उसके अंदर ये क्रेडिटर भी तो होगा। कितने का? 80,000 का। जब सारी चीजें उठ के आ रही होगी बेटा, तो इसके अंदर ये भी तो होगा, एक क्रेडिटर होगा ना 80,000 का। अब ये 80,000 का जब वो क्रेडिटर दिखा रहा है और वो इंडिविजुअली डेटर दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। जब वो क्रेडिटर उठ के यहीं आ गया, तो बेटा अब तो अगर एक्स अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, तो उसकी बैलेंस शीट में अगर मैं टी शेप में बात करूं, इधर डेटर दिख रहा है 80 का जो वो खुद दिखा रहा है, और दूसरी कंपनी का जो क्रेडिटर उठ के आया वो दिखा रहा है 80,000। मैं तो डेटर दिखा रहा था और वो क्रेडिटर दिखा रहा था, वो मेरे पास से उठ के आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने अपने आप को ही पैसे देने हैं और अपने आप से ही लेने हैं। क्या ये बात सही है? क्या मैं अपने आप को ही पैसे दे सकता हूं, ले सकता हूं? नहीं। हम इसे क्या कर देंगे बेटा? कैंसल आउट कर देंगे। बात समझिए, बात समझने की कोशिश करिए। मैंने उसको गुड्स बेचे थे, मैं डेटर दिखा रहा हूं, वो क्रेडिटर दिखा रहा है। वो मेरे पास सारे एसेट लायबिलिटीज उठ के आ गए, तो वो उठ के आए तो क्रेडिटर भी तो मैं आ गया। अब इसको मैं क्या कर दूंगा? एलिमिनेट कर दूंगा। और एलिमिनेट करने के लिए क्या एंट्री डालूंगा बेटा? एलिमिनेट करने के लिए एंट्री हमेशा डलती है यहाँ पे लायबिलिटी टू एसेट, क्योंकि बेटा कम करना है। तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैंसिल करना है तो डेबिट। एसेट का डेबिट होता है तो क्रेडिट, जिससे कम हो जाएगा। अब इट कैन बी क्रेडिटर टू डेटर, और अगर बीपी टू बी आर, इट कैन बी बीपी टू बी आर। ये कितनी वैल्यू से एंट्री डलेगी? जितनी वैल्यू किताबों में दिख रही है, कॉमन ओइंग है, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन ओइंग। तो ये कैंसिल कर देंगे। पर पता है आपको एक चीज बताऊं, एंट्री 6 और एंट्री 7 तभी होगी जब कभी पहले ट्रांजैक्शन हुई होगी। तो स्टॉक बिका होगा, आज वो स्टॉक बचा हुआ भी है, आज वो डेटर क्रेडिटर दिख रहा है, तो क्वेश्चन हैज टू टेल यू कि ऐसी कभी कहानी हुई थी। और दूसरा, जो ये खर्चे वाला है, ये भी क्वेश्चन बोलेगा तभी आएगा। मतलब कि मेरी पहली 3-4 एंट्रीज तो बेटा आनी ही आनी है, वो तो हर बार आएगी। ये जो 5, 6, 7 सिखाई ना, ये तभी आएगी अगर क्वेश्चन बोलेगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा ये एंट्रीज तो तभी आएगी ना, वरना कैसे आ जाएगी? ही हैज टू टेल यू, क्वेश्चन हैज टू टेल यू दैट कहानी, कि इतना मैं खर्चा पे कर रहा हूं, कभी स्टॉक बिका था तो आज स्टॉक उठ के आ रहा है, कॉमन ओइंग की बात कर रहा है, तो वो बताना पड़ेगा उसे, अदरवाइज वो नहीं आ सकता। हाँ जी बेटा, रेक्टिफाई एंट्री का मतलब क्या हुआ? यहां पे वही तो ठीक कर रहे हैं, वही तो ठीक कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशन, कोई गलती नहीं करी, हमने कोई मिस्टेक नहीं करे, हम अब बैलेंस शीट को सही दिखाने की बात करें। जब तक मैं डेटर दिखा रहा हूं, वो क्रेडिटर दिखा रहे हैं, सही तो दिखा रहे हैं दोनों अलग अलग, कोई गलत दिखा रहे नहीं। वो मेरे पास उठ के आ गए तो मेरे को इसको ठीक करना पड़ेगा। मैं अपने आप को डेटर क्रेडिटर नहीं दिखा सकता, तो मैं उसे कैंसल आउट कर रहा हूं। मैं रेक्टिफिकेशन नहीं बोलूंगा। आई हैव नॉट डन एनी एरर, आई एम जस्ट एलिमिनेटिंग द कॉमन ओइंग। मैं कॉमन ओइंग को कैंसल आउट कर रहा हूं, और वो तभी तो कर पाऊंगा जब वो क्रेडिटर मेरे पास उठ के आ चुके होंगे। उससे पहले कैसे कर दूंगा? ठीक है बात? ठीक है सर। क्या एक और क्वेश्चन कर लेंगे? क्या एक और क्वेश्चन कर लेंगे? सर एक और क्वेश्चन हम कर लेंगे। क्या एक और क्वेश्चन कर लेंगे बेटा? फिर हम अपने पास आज के सेशन को खत्म करेंगे। और मैंने आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात भी करनी है बिफोर हम आज के सेशन को बेटा खत्म करें। तो प्लीज मेरे साथ अंत तक बेटा प्लीज बने रहना। मेरे को एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आप लोगों को देनी है कल के सेशंस को लेके। तो अपने पास प्लीज मेरे साथ इस वाले में टिके रहे जरा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है? बैलेंस शीट दे रहा है बेटा पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड की 31 दिसंबर की, जिसके अंदर एसेट्स बेटा सारे है, लायबिलिटीज है, और
इधर आपके पास इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह दे रहा है। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल की डिटेल्स दे दी बेटा। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बी आ रहा है, ऐसे ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स और बीपी वगैरह दे रखा है। ये दोनों की इंफॉर्मेशन दे दी, बाइफर्केशन दे दी। कह रहे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दोनों कंपनीज के रीवैल्यू करे 15%, दोनों कंपनी 10% इक्विटी डिविडेंड देगी, प्रेफरेंस डिविडेंड दे चुकी है। तो दोनों कंपनीज अपने प्रॉपर्टी प्लांट की वैल्यू को बढ़ाएगी, दोनों कंपनीज इक्विटी डिविडेंड भी देंगी। कुछ एड ऑन की बात हो रही है। इसके बाद पी क्यू को खरीद रही है। अब पी क्यू को परचेज कर रही है, पी परचेजिंग होगी, क्यू पुरानी हो गई। कैसे खरीद रही है? 8 इक्विटी शेयर दे रहे हैं 10 वाले, पी लिमिटेड दे रही है पार पे अगेंस्ट 6 शेयर्स ऑफ क्यू। तो हर 6 के बदले हम अपने 8 शेयर दे रहे हैं, हर 6 के बदले हम अपने 8 शेयर दे रहे हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% कम पे देंगे, अपने वाले 10% प्रेफरेंस शेयर पार पे देंगे। जब पिछले में एक्स्ट्रा था ना, यहाँ कम हो गया, अपने वाला पार पे पर दे रहे 10% कम के। तो बेटा परचेज कंसिडरेशन इसी से पता चल जाएगी, क्या आएगी? नेट पेमेंट मेथड से, क्योंकि बता दिया कितने इक्विटी कितने प्रेफरेंस, बात ही खत्म हो गई। डिबेंचर होल्डर्स को 8% प्रीमियम पे देंगे, अपने वाले डिस्काउंट पे देंगे, वो मैं आता हूं उस पॉइंट पे। 30,000 पे करेगी पी क्यू को फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, और सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर 10,000 ड्यू टू पी है, ये एक आपको चीज बता रहा है। और इन्वेंट्री और डेटर्स को 5% कम पे लेके आना है। ये कुछ चेंजेस की बात कर रहा है बेटा, कि हमने एसेट लायबिलिटीज को चेंज वैल्यू पे लेके आ रहे हैं। कह रहे एंट्रीज डालनी है और कंसिडरेशन के बारे में बताना है। तो बेटा कंसिडरेशन के लिए तो कौन सा मेथड लगेगा बेटा? कंसिडरेशन के लिए बेटा कौन सा मेथड लगेगा? सर नेट पेमेंट मेथड ही तो लगेगा, नेट पेमेंट मेथड ही तो लगेगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को कि नेट पेमेंट नहीं लगना? सर नेट पेमेंट ही तो लगना है, हमें इसमें क्या डाउट है? तो आपके पास बेटा नेट पेमेंट मेथड से कंसिडरेशन फटाफट बता देते हैं। टू पेमेंट इन वर्किंग्स और अमाउंट। सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है जी। और यहां पे क्या चीजें लिखे बेटा? इक्विटी वालों को कैसे दे रहे बेटा? इक्विटी वालों को 8 इक्विटी शेयर दे रहे हैं पार पे, हर 6 के बदले। तो क्यू के कितने शेयर्स है बेटा? क्यू के कितने शेयर्स है? सर 3,10,000 रुपए, यानी कि 30,000 शेयर्स है, 30,000 शेयर्स है। और 30,000 में क्या स्कीम लगाई है? हर 6 के बदले 8 और 10 रुपए का पार पे दे रहे हैं। तो यानी कि कितने शेयर्स हो गए? सर 40,000 हो गए ऑफ 10, तो 4 लाख। 40,000 ऑफ 10 इज 4 लाख। ये बात क्लियर हुई? प्रेफरेंस शेयर्स कैसे दे रहे हैं सर? प्रेफरेंस शेयर्स पे बोला है ये 1 लाख रुपए के हैं, और इनको 10% डिस्काउंट पे लेके आ रहे हैं। 10% डिस्काउंट पे मतलब 10% लेस, 10% लेस। तो 1 लाख में से 10% कम हो गया बेटा, अपने वाला पार पे ही है, अपने वाला पार पे ही है। सो 1 लाख में से 10% लेस हो गया बेटा, 1 लाख में से 10% लेस हो गया बेटा, विच इज 90,000। और अपने वाला पार पे है, मतलब 900 प्रेफरेंस शेयर्स है ऑफ 100, क्योंकि 100 रुपए का एक है। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी होगी सर? 490। टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी होगी बेटा? 4,90,000। क्या कंसिडरेशन हमारी निकल के आई है बेटा? क्योंकि अगर कंसिडरेशन गलत होगी ना, आप भूल जाओ, आगे कुछ और ठीक हो सकता है। मतलब इंडिविजुअली शायद कुछ चीजों के टुकड़ों के नंबर मिल जाए, पर मेन चीज कंसिडरेशन है बेटा। अगर कंसिडरेशन सही है तो बेटा आपके पास आधे से ज्यादा चीज सही हो जाती है क्वेश्चन की। तो कंसिडरेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान रखें जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, कंसिडरेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान रखें जब भी आप क्वेश्चन करते हैं। ये बात हमें क्लियर हुई है? यस सर, ये हमें क्लियर हुई है। अब हम एंट्रीज डालने के लिए क्या तैयार है? यस सर, हम एंट्रीज डालने के लिए तैयार है। पर बेटा बिफोर मैं टेक ओवर की एंट्रीज डालूं, उससे पहले दो ऐसी चीजें थी तो दोनों कंपनीज कर रही थी। अब जब दोनों कर रही थी तो उसमें पी खुद भी तो आ गई, जिसमें से वो अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को 15% ज्यादा पे दिखाएगी,
और इक्विटी डिविडेंड भी 10% दे रही है, प्रेफरेंस दे चुके हैं। तो ये काम तो पी भी कर रही है। फिर टेक ओवर की एंट्रीज डालता हूं। तो जब ये काम पी कर रही है तो बेटा अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इसका कितने पे दिख रहा है, पी का 7 लाख का, और 7 लाख को अगर 15% से बढ़ाना है तो कितने से बढ़ाऊंगा, 7 लाख का 15% हो गया बेटा 1,05,000। तो एंट्री क्या डलती है जब आप फिक्स एसेट की वैल्यू को बढ़ाते हैं, एस नंबर 10 कहता है बेटा फिक्स एसेट बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व बेटा। तो आप अपने पास क्या करेंगे, आप एंट्री डालेंगे बेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये देखो ये एंट्री आपके पास सॉल्यूशन की बेटा 8,05,000 उसकी रिवाइज वैल्यू हो जाएगी, पर एंट्री तो 1,05,000 से ही डालोगे ना, एंट्री तो 1,05,000 से ही डालोगे ना माय डियर, वो तो रिवाइज वैल्यू उसकी पहुंच जाएंगी, और एंट्री तो आज 1,5 से ही डलेगी ना। फिर आपके पास अगली चीज है बेटा कि जो उसने डिविडेंड दिया 10%, तो डिविडेंड किस पे देंगे सर, अपनी शेयर कैपिटल पे देगा 6 लाख पे, अपनी पे पी दे रहा है। अभी मैं क्यू के टेक ओवर की बात ही नहीं कर रहा, पी 6 लाख के ऊपर 10% डिविडेंड देगा, तो कितना बना 6 लाख का 10%। प्रेफरेंस वालों का सर उसने लिख दिया, दे चुका है, तो 6 लाख का 10% कितना हो गया सर 60,000। एंट्री क्या बनेगी बेटा, एंट्री क्या बनेगी, पहले रिजर्व्स आपके कम हो जाते हैं जब डिविडेंड देना होता है, तो एंट्री आपके आती है रिजर्व सरप्लस 2, रिजर्व्स कम हो गए डेबिट होके, जो भी रिजर्व है टू इक्विटी डिविडेंड 60,000 और इक्विटी डिविडेंड टू बैंक 60,000। अल्टीमेटली डिविडेंड देने की वजह से प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे ना, तो रिजर्व सरप्लस टू इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड टू बैंक, आप पेबल वर्ड लगा दो चाहे इक्विटी डिविडेंड पेबल, तो वो 60,000 आएगा। अब हमारी टेक ओवर एंट्रीज है बेटा, अब हमारी टेक ओवर एंट्रीज है। तो पहली बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड 490, बिल्कुल सही है सर, हमारी कंसिडरेशन 490 आई थी बेटा, चेक करो हमारी कंसिडरेशन 490 आई थी, यस सर, तो 490 सी एंट्री डल गई ना। नेक्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ इस क्वेश्चन में एंट्री डालने से पहले क्या चेक करोगे, सर मर्जर है कि परचेज है, जल्दबाजी नहीं करनी एंट्री डालने की, मर्जर है कि परचेज है। सर इतनी चीजों की वैल्यू चेंज कर दी, आपके पास पीपी रिवाइज करके ला रहे हैं, डेटर में चेंज आ गया 5% कम पे लेके आ रहे हैं, इन्वेंट्री कम पे लेके आ रहे हैं, तो परचेज बन गया, क्योंकि मर्जर में तो सब कुछ बुक वैल्यू पे आता है, यहां तो चीजें ही चेंज कर दी, तो क्या बन गया नेचर ऑफ परचेज, क्या बन गया नेचर ऑफ परचेज। तो रिजर्व उठ के नहीं आएंगे अनटिल अनलेस कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व ना हो, वो अलग से दिखाया जाता है। तो सारी चीजें टेकन ओवर वैल्यू पे आ जाएगी, अगर किसी का नहीं बताया तो बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो आपके पास म्यूचुअल ऑब्लिगेशन सेटलमेंट बेटा बाद की बात है, अभी आपके पास मर्जर और परचेज की बात कर रहा हूं मैं, तो ये परचेज है। तो यहां पे हमने क्या देखा, हमने बेटा क्यू लिमिटेड पे ध्यान देंगे, बस क्यू लिमिटेड पे एक एक चीज की वैल्यू को देखो क्या क्या बोला है, कम या ज्यादा। तो पीपी में तो बेटा 15% ज्यादा था, 15% ज्यादा था, तो 2,50,000 में 15% ज्यादा करके वैल्यू आ गई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इन्वेंट्री के बारे में क्या बोला है, इन्वेंट्री आपके पास बोला है बेटा 5% लेस, तो 320 में से 5% लेस कितना हो गया, 320 में से 5% लेस करके हो गया 3,04,000, उसने लास्ट में लिखा था, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट तो बेटा 80,000 सेम वैल्यू है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स का कुछ नहीं कहा, तो इन्वेस्टमेंट्स 80,000 एज इट इज आ गया, इन्वेस्टमेंट्स में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, जो चीजें चलती जा रही है बताते जा रहा हूं। फिर ट्रेड रिसीवेबल 210 है बेटा, पर 210 के ट्रेड रिसीवेबल के दो हिस्से डेटर और बीआर, और उसने डेटर्स में बोला है 5% लेस, डेटर्स में बोला है 5% लेस बेटा, तो डेटर्स में 5% हमने लेस करना है, तो वो बात की आपके बात होनी है बेटा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डेटर्स में 5% 190 और 5% कितना बन गया प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% 9,500, 190 का 5% बेटा 9,500 टू प्रोविजन फॉर डाउट। आप कम भी करके दिखा सकते हो, एक ही बात, आप सीधा ही लेस करके दिखा दो। बीआर तो बेटा एज इट इज ही आ गया 20, उसमें लेस नहीं है, तो ये आपके पास डेटर भी हो गया बीआर भी हो गया। बैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां स्टूडेंट गलती करता है, वो कहता है बैंक पूरा 40 ले आता हूं मैं, गलती नहीं करनी बेटा, उसने कहा था दोनों कंपनीज ने इक्विटी डिविडेंड दिया था,
तो जब पुरानी कंपनी ने इक्विटी डिविडेंड दिया होगा, तो जब उसने 3 लाख के ऊपर 10% बेटा दिया होगा 30,000 रुपीज, तो क्या उसका बैंक बैलेंस कम नहीं हो गया होगा 30,000 से? तो कितना रह जाएगा? 10,000 बेटा। कितना रह जाएगा? 10,000 रह जाएगा। तो क्या करेंगे हम, अपने पास इसमें 40 में से 30 माइनस करके 10 लेंगे बेटा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपका 10,000 जो आ रहा है, यहां स्टूडेंट गलती करता है बेटा, यहां स्टूडेंट गलती करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फिर क्रेडिटर्स बेटा आपके पास एज इट इज है और बीपी भी एज इट इज है, तो 150 के ट्रेड पेबल हो जाएंगे। तो क्रेडिटर्स और बीपी में कोई फर्क नहीं है, क्रेडिटर्स और बीपी में आपके पास। फिर डिबेंचर्स में बेटा फर्क है। डिबेंचर जो है ना 150 के, वो बोला है हम टेक ओवर किस पे कर रहे हैं, ध्यान से। डिबेंचर्स दे रहे हैं 8% प्रीमियम पे बेटा, लेके आ रहे हैं एक्स्ट्रा 8% एक्स्ट्रा। तो 150 में 8% एक्स्ट्रा कर दीजिए, 150 में 8% एक्स्ट्रा कर दीजिए, तो कितना बना? 150 में 8% एक्स्ट्रा पे टेक ओवर कर रहे हैं 162। हाँ जी बेटा, बैंक अकाउंट में उसका 40 बैलेंस था और डिविडेंड दोनों कंपनियों ने दिया। पी ने जो दिया उसकी तो आप ऊपर एंट्री डाल चुके हो 60,000 की, पर जो बेटा क्यू ने दिया होगा उसने भी तो 30,000 का डिविडेंड दिया होगा ना बेटा। जो उसने 30,000 का डिविडेंड दिया, क्या उससे बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ होगा उसका? क्योंकि दोनों ने अपना अपना डिविडेंड दिया, तो उसका देने की वजह से उसका बैंक बैलेंस कम होके ही मेरे पास आएगा ना, कम होके ही आएगा ना बेटा। तो यही तो चीज है, हमारे पास बैंक बैलेंस कम होके आ रहा है, तो उसका ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी आपके पास। ठीक है बात? सो ये हमारे पास चीज आ गया कि आपके पास चीज है। और फिर बिजनेस परचेज तो बेटा 490 रिवर्स हो गया, और डिफरेंस एंट्री का आप देख लीजिए, सारी चीजें टिक हो गई। कैपिटल रिजर्व विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल रिजर्व विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल रिजर्व आपका बेटा क्या है? बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा इस एंट्री का, क्योंकि नेचर ऑफ परचेज, और नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है बेटा? डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता है, क्योंकि कंसिडरेशन नेट पेमेंट से निकली थी, इसलिए डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर कंसिडरेशन जब दोगे तो क्या एंट्री आएगी? लिक्विडेटर डेबिट। हाँ जी, जब आप कंसिडरेशन दोगे तो कंसिडरेशन देने पे क्या एंट्री बनेगी? लिक्विडेटर बेटा डेबिट 490 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 90। ये तो हमने सीख लिया था, ये तो हमने अपने पास सीख लिया था बेटा, जो हमने परचेज कंसिडरेशन निकाली थी उसकी एंट्री। अब आ गई कुछ एडिशनल एंट्रीज। डिबेंचर्स वालों को बेटा, डिबेंचर्स वालों को क्या कहा गया था क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे अब। डिबेंचर्स वालों को 8% एक्स्ट्रा पे टेक ओवर किया। बेटा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है, जब आप जर्नल एंट्रीज डाल रहे हो फिर तो डिफरेंस वहीं आ जाएगा ना बेटा। फिर क्यों वर्किंग नोट बनाना आपने? फिर वर्किंग नोट नहीं बनेगा। डिबेंचर वालों को 8% एक्स्ट्रा पे टेक ओवर किया, पर अपने वाला किस पे दे रहे बेटा? 10% डिस्काउंट पे। यानी कि जो टेकन ओवर वैल्यू वो 90% हुई, जो टेकन ओवर वैल्यू वो 90% अपने वाला डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा? उसकी एंट्री बनेगी डिबेंचर्स इन क्यू लिमिटेड 1,62,000, ये ऊपर आपने क्रेडिट किया था एक्स्ट्रा पे, और ये अपने आप में बेटा 90% है, तो 162 अपने आप में 90% है। तो ये आपके पास डिवाइड करके कितनी बनी टोटल फेस वैल्यू? 1,80,000, क्योंकि आप 10% डिस्काउंट पे दे रहे हो अपने वाला। तो पुरानी कंपनी के डिबेंचर्स देखो, 12% डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हो गया, वो आपका डेबिट हो गया। उसके अलावा तो बेटा बचा ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। एक आपकी कॉमन ओइंग थी, जो आपकी क्रेडिटर टू डेटर आ गई, जो उसने लिखा था। आपने खर्चे बेसिकली बेटा आपने पे किए थे, तो जो खर्चे आपने पे किए थे, कितने पे किए थे? सर खर्चे हमने पे किए थे, कॉमन ओइंग तो बेटा ये लो, क्रेडिटर के अंदर 10,000 जुड़े हुए और 30,000 के खर्चे पे करे लिक्विडेशन के, तो बेटा सीधा ही एंट्री डाल दो, क्योंकि डिफरेंस कैपिटल रिजर्व आया था, तो आप सीधा ही कैपिटल रिजर्व टू बैंक डाल दो। ये लो, मैं सीधा ही कैपिटल रिजर्व टू बैंक डाल देता हूं, तो फिर आपको ये वाली एंट्री डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही कैपिटल रिजर्व टू बैंक डाल दो ना, क्योंकि ऊपर डिफरेंस कैपिटल रिजर्व आया था। अगर ऊपर डिफरेंस गुडविल आया होता तो आप गुडविल टू बैंक कर देते बेटा। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंस अगर ऊपर क्या आया होता, गुडविल आया होता, तो गुडविल टू बैंक, कैपिटल जब आया तो कैपिटल जब टू बैंक।
हमने उसी को कम कर लेना ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ है? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ये नीचे आपकी कंसिडरेशन दे रखी है, ये मैं आपको सिखाई दिया था, ये तो मैंने करके दिखा दिया था। क्वेश्चन आपका बेटा हो जाना है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यस सर, ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बेटा डिस्काउंट के बारे में ये बोला, आप जाके क्वेश्चन देखना। मैंने ये बोला है उनको टेक ओवर करा है 8% एक्स्ट्रा पे, तो जो टेक ओवर करा था वो यहां पे आया, कितने में टेक ओवर करा, बट अपने वाला 10% डिस्काउंट पे दे रहे हो, तो यानी कि वो जो वैल्यू टेकन ओवर है वो 90% होगी। फिर तो आप उन्हें अपने वाला डिबेंचर दोगे, वो तो डिस्काउंट पे आपके पास दिया रहा ना, तो ये 90% अमाउंट है। तो 100% अमाउंट कितनी हुई? 162 डिवाइडेड बाय 90%। और हमेशा डिस्काउंट या प्रीमियम कभी भी होता है बेटा, वो फेस वैल्यू के ऊपर होता है, तो एंट्री मैच कर जाएगी, आपकी एंट्री मैच कर जाएगी। ठीक है बात? हाँ जी स्टूडेंट्स। सो हमारे पास यहाँ पे हमने अपने पास एमलगमेशन का किया। कल के लिए मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, एक लास्ट में मतलब ये तो मैं कही देता हूँ कि अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर लेना, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और आप जाने से पहले बेटा वीडियो को अपने पास लाइक वगैरह कर जाना, अपनी अटेंडेंस लगा जाना, मेरा कोड याद रखना। पर जो मेरे को आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है बेटा वो ये है कि कल हम लोग जो मिलेंगे टुमारो, वो हम बेटा रात को 7:30 नहीं मिलेंगे शाम को, उसकी बजाय 8 बजे मिलेंगे। उसकी बजाय 8 बजे बेटा मिलेंगे, क्योंकि मैं 7 टू ऑलमोस्ट 8 PM तक आप लोगों के साथ जो अभी जुलाई का एडवांस अकाउंट का पेपर हुआ था वो तेजस सर के साथ डिस्कस करने वाला हूं यूट्यूब पे ही, इसी चैनल पे। तो जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ जो है दूसरे वाली बात आपके साथ करूंगा। तो इसलिए 7 to 8 पहले पेपर डिस्कस होगा, इसलिए अमेलगमेशन की कल की क्लास बेटा 8 बजे होगी। आई थिंक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? 8 बजे भी पढ़ सकते हो ना बेटा? 8 बजे भी पढ़ सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर हमें कोई परेशानी है, हम 8 बजे भी पढ़ सकते हैं, हम 8 बजे ही पढ़ लेंगे। मैं चाहता हूँ बेटा एक रिदम बना हुआ है, क्यों उस रिदम को तोड़ना? कल चाहे कम करा दूंगा, कल चाहे कम करा दूंगा, पर हम करेंगे जरूर बेटा, हम करेंगे जरूर, मिलेंगे जरूर, एक रिदम नहीं तोड़ेंगे अपनी क्लास का। ठीक है? सो आप जितने बच्चे ज्वाइन करो एटलीस्ट मिले। और कल मैं फिर से स्पेशल क्लास ले रहा हूं बेटा, स्पेशल क्लास शाम को एएस नंबर 9 की लेक्चर नंबर 2 होगा, उस पर ज्वाइन जिसने करना है वो कर सकता है 5:30 PM। स्पेशल क्लास मेरा एक सेशन कल हुआ था, एक सेशन अब कल होगा। आज मैंने, अगर आप लोगों को मैंने बताया भी था कल, अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, हाउ टू प्रिपेयर इन लास्ट 3 मंथ्स वाली एक वीडियो ली थी स्पेशल क्लास पे बेटा आज। तो अगर आप बच्चों ने नहीं देखे तो मेरे को अगर फॉलो करेंगे तो आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगी, तो आप बेटा वो जाके देख सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर इन लास्ट 3 मंथ्स। एक अच्छा सेशन रहा था, मेरी तरफ से बच्चों को बहुत अच्छा लगा था, तो आप बच्चों ने अगर नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देखना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को प्लान कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो उस सेशन को बेटा अपने पास जरूर देखना। हाँ बेटा, आज स्पेशल क्लास ली थी ना 3 मंथ्स में कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो जाके देखो। ली थी, मैं छुट्टी नहीं मारता, मैं रोज बेटा करता हूँ। हाँ, और कल अपने पास एएस नंबर 9 की स्पेशल क्लास फिर से लूंगा 5:30 पे, तो वहां पे आ जाना। एएस नंबर 9 जिन्होंने करना है कंप्लीट। फिर 7 बजे मिलूंगा किस पे? यूट्यूब पे पेपर डिस्कशन के लिए। फिर 8 बजे मिलूंगा किस पे? फिर से यूट्यूब पे एमलगमेशन के लिए। तो मैं सेशन पे सेशन आप लोगों के लिए बेटा लेते जा रहा हूँ, और आप लोगों के लिए ही ले रहा हूँ बेटा, और किसके लिए ले रहा हूँ? हाँ, सो कल 5:30 बजे स्पेशल क्लास, 7 बजे पेपर की डिस्कशन, 8 बजे अमेलगमेशन की क्लास। ठीक है? और आज वाली क्लास अगर 3 मंथ्स वाली नहीं देखी होगी तो वो बेटा अपने पास देखो। हाँ, ठोको ताली। चलो, मेरे को लगता है पूरा आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा बेटा। हाँ, देखो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग रिप्लाई करते हैं चैट सेक्शन में, तो इट गिव्स मी एनर्जी। तो मुझे लगता है हाँ, जो मैं आप लोगों के साथ एफर्ट डाल रहा हूँ आप लोगों को वो चीज़ समझ आ रही है, और आप लोग किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को मदद मिल रही है। मेरा यही एक मेन मकसद है बेटा, और क्या है? हाँ जी, फाइनल की बात बेटा फाइनल में जब आओगे तब करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ जी। और मेरे को बेटा अपने पास, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप मुझे प्यार इतना देते ही आ रहे हैं, तो वो प्यार के साथ साथ अगर आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर लेते हैं तो आपको मेरी सारी क्लासेस का पता चल जाता है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, आप कर सकते हैं, जितने भी ग्रुप 2 के आप बच्चे हैं। ठीक है? ताकि आपको पता चलता रहेगा, और मेरा प्यार आप लोगों के साथ तो बेटा बना हुआ ही है हमेशा, और वो बना भी रहेगा।
ऐसे ही सेशंस मैं आप लोगों के लिए रोज लेता रहूंगा और लगातार लेता रहूंगा बेटा। इसके साथ हम बेटा आज के सेशन को यहीं पे माय डियर स्टूडेंट्स खत्म करते हैं। आप अपना ध्यान रखें स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।